नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता के मरने के बाद बेटे बहुओं ने बूढ़ी माँ का सब कुछ छीन कर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया। तो माँ ने किया ऐसा काम कि रमा जी नीचे बरामदे में पड़ी हुई खाट पर अकेली बैठी हुई थी। पति की मौत के बाद रमा जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कहने को उनके दो बेटे थे, दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। घर में सभी लोग अपना ख्याल खुद रख सकते थे। यदि घर में किसी को सहारे की जरूरत थी तो वह थी रमा जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ ही आंखों की रोशनी और हाथों पैरों की ताकत भी कम होती जा रही थी। और फिर यह संसार का नियम है, जब नई पीढ़ी की जवानी और शरीर में ताकत समय के साथ बढ़ती है, वही उम्र दराज व्यक्ति समय के साथ और कमजोर और नाजान होता जाता है। ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। पर यह पीढ़ी के बीच आई दूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ना तो उनके बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू दिखे। ऐसा तो रमा जी ने कभी सोचा ना था, किंतु अब उनके बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, क्योंकि ना ही तो उन्हें कोई समय से खाना देने आता और ना ही कोई उनसे कोई उनका हाल चाल पूछता। सब वही बरामदे से होकर आते जाते रहते, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल बैठने का समय ना ही होता तो उनके बेटे के पास था और ना ही उनकी बहू के पास। फिर पोते पोतियों से उम्मीद ही क्या रखनी थी? आखिर वह भी तो अपने माँ बाप की ही औलाद थे। इतने बड़े परिवार में भी वह बिल्कुल अकेली थी। कभी कभार पड़ोसन के साथ कहीं पर या मंदिर चली जाती तो समय कट जाता, वरना सोना घर काटने को आता। शाम को वह कभी कभार टहलने निकल जाया करती थी, तो वहीं पर उनकी अपनी सहेली से कभी मुलाकात हो जाया करती थी। बातों बातों में यह बात वह अपने मित्र से कह बैठी तो वह बोली, लेकिन तुम्हारा तो भरा पूरा परिवार है, फिर ऐसा कैसे रमा? रमा जी कहने लगी, जब 8 महीने पहले उनके पति की मौत हो गई थी तो उनके बेटे और बहू ने शुरू में तो बड़ी सेवा की थी। कुछ महीनों बाद बेटा बहू आए और आकर कहने लगे, माँ, नीचे 2 कमरों में कैसे सबका गुजारा हो गई और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो अलग से कमरा चाहिए। कब तक एक कमरे में गुजारा करें? पापा तो कुछ करने से पहले ही चले बसे, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। उस वक्त मैं चौंक गई और अपने बेटे से पूछने लगी, लेकिन बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी बड़े बेटे राजीव ने कहा, माँ, बाबूजी ने अपनी सारी जमीन जायदाद आपके नाम कर दी थी और अब आप ही हर चीज की मालिक है। आप चाहें तो गांव वाली जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा बेचकर आप ये घर क्यों नहीं बनवा लेती? घर बनवा लेंगी तो सही रहेगा। आप समझ रही नहीं है माँ, रौनक के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कितनी कमी है। और ऐसे में किसी के जन्मदिन पर बच्चों के दोस्त आ जाने से जगह ना होने के कारण बच्चों को शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने भी उनकी बात मान ली और गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेचकर मैंने उनके हाथ में पैसे दे दिए और कहा, जैसा ठीक लगे वैसा बनवा लेना। बेटों ने एक ऊपर 2 मंजिला मकान बनवा लिया और फिर एक दिन वो पोतों को साथ लेकर आए और बोले, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और फिर आपको जमीन जायदाद का काम ही क्या है? इस बुढ़ापे में जमीन जायदाद का क्या काम? बस अब आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने बच्चों को पर छोड़ दो और फिर आराम से अपनी बहुओं से अपनी सेवा करवा कर मजे से पलंग पर बैठकर अपनी बहुओं पर हुक्म चलाना। जब मैंने कहा, बेटा, ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा छोटा बेटा अपने बेटे को सामने लाते हुए बोला, छोटे का कल जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक ऐसा तोहफा दें जो ना कभी किसी ने दिया हो।
और ना ही कभी कोई दे सके। मैं फिर से पूछने लगी, हाँ बेटा, मैं भी अपने पोते के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ और कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी रौनक बोला, माँ आप ही केवल है जो इन्हें बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसके लिए दोनों यहाँ आए हैं। मेरा बड़ा बेटा बोला, अरे यार तू साफ साफ बता, माँ को कानना क्या है। कुछ कागज आगे करते हुए छोटा बेटा बोला, माँ आपको कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपना नाम लिख दो। राजीव के पापा के होते मैंने कभी एक भी दस्तखत नहीं किए, ना ही कुछ जानती थी, पर वो कहते थे इंसान को कभी भी कोई कागज पर दस्तखत करवाए तो यह पूछना चाहिए कि वह किस लिए है। हो सके तो कागज को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है। लेकिन यहाँ कौन है जो मेरे साथ धोखाधड़ी करेगा? मेरे बच्चे ही तो हैं। ये सोचकर मैंने दस्तखत कर दिए, लेकिन मैंने सोचा एक बात पूछ लेती हूँ, किस चीज़ के कागज हैं? ये पूछने पर बड़ा बेटा मुस्कुराता हुआ बोला, माँ इन पर लिखा है कि आप गांव वाली बाकी ज़मीन अपने दोनों पोतों के नाम कर रही है। मुझे सुनकर पहले थोड़ा धक्का लगा, ये उन्होंने कितनी चालाकी से कागज पर मेरे दस्तखत ले लिए। लेकिन फिर मैं यह सोचने लगी कि मेरा बड़ा बेटा सही तो कह रहा था। इस उम्र में मुझे ज़मीन जायदाद का भला क्या काम? मेरे जाने के बाद वैसे भी सब कुछ बहू और बेटा का ही तो था। और फिर मेरे अपने पोते हैं, मैं उनके लिए इतना कर ही दिया तो क्या हो गया? अब आराम से रहूंगी और दोनों बहुओं और बेटों से खूब सेवा करवाऊंगी। मैं उस दिन यहाँ तुमसे मिली थी ना, यह उसी दिन की बात है। जब तक मैं घर पहुंची तो बेटा और बहू कोई भी मुझे घर में नहीं दिखा। एक पल को तो मैं घबरा गई और बच्चों को आवाज़ देने लगी। कुछ देर बाद बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ? क्योंकि इतना चिल्ला रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं, सारा सामान लेकर कुछ काम ही कर रहे हैं, इसलिए नहीं सुना। मैंने कहा, कोई बात नहीं बहू, बहू चलो, काम में व्यस्त है तो मैं ही ऊपर चली जाती हूँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची और सीढ़ियों से बहू के दरवाजे पर पैर रखा, बहुत जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता? सारा घर गंदा कर दिया। मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया था, पहले सूख जाने दो फिर अंदर आना। मैंने कहा, बहू मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। कोई बात नहीं बेटा, सफाई की है तो मैं यही सीढ़ियों पर बैठकर खा लूंगी। बहू बोली, अभी मैंने खाने को कुछ नहीं बनाया है, जाकर ऊपर देख लो अगर आपकी छोटी बहू ने कुछ बनाया हो। मैंने कहा, बेटा मैं इतनी सीढ़ियों से चलकर आई, पहले ही मेरा सांस फूल रहा है, तुम ही कुछ बना दो। वह बोली, अभी मुझे बहुत काम है, बस एक रोटी बनाने का ही काम नहीं है, मुझे बहुत काम है, ऊपर जाकर देख लो। इतना कहकर वह अंदर चली गई। मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू के पास पहुंची। वह भी घर का काम कर रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाकर खाना मांगा तो उसने मना तो नहीं किया, पर बोली, माँ जी अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, वह रात की रोटियां हैं, इसको खाना है तो खा लो, दोपहर में कुछ बनाऊंगी तो आपको आवाज़ लगा दूंगी। उस रोटी लेकर मैं नीचे आ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आगे पीछे नाचने वाली मेरी बहू ये आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। वे नीचे आकर रोटी खाने लगी। मैंने सोच लिया था आज शाम को राजीव और रौनक के आते ही उनसे बात करूंगी। दिन में खाने के लिए कितनी आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी ने खाने को नहीं बनाया। हिम्मत जुटा के ऊपर पहुंची तो बड़ी बहू ने मुंह सिकोड़कर 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी एक प्लेट में रखकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने नीचे आकर रोटियां खा तो ली, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि कल तक मेरी वही बहुएं मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, हर वक्त मेरी सेवा करती थी। आज उन्हें मुझे खाना देने में भी भारी लग रहा था। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया
मैं बस इसी सोच विचार में डूबी हुई थी कि तभी मेरी नज़र बाहर से आते हुए अपने बड़े बेटे पर पड़ी, जिसके पीछे पीछे ही मेरा छोटा बेटा आ रहा था। दोनों अंदर आए तो मैंने कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों ही बोले, अभी बहुत थके हुए हैं माँ, बाद में कहना जो भी कहना चाहती हो, अभी तो ऑफिस से आए हैं और तुम आते ही इतना। बोलते बोलते ही दोनों चले गए। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सोचा चलो ऊपर जाकर बात करती हूँ। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, बड़ी बहू मुंह बनाते हुए बोली, सुनो जी, तुम्हारी माँ आई है। मैं सुनकर हैरान थी। तुम्हारी माँ? ये तुम क्या कह रही हो बहू? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? इतने राजीव बाहर आता हुआ बोला, अरे हाँ माँ, अंदर जाओ। बिना बात ही जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ। अब आ ही गई हो तो आ जाओ, अंदर खाना खाकर नहीं जाना। मैंने उससे कहा, बेटा क्या हुआ है? सुबह से बहू का व्यवहार इतना अजीब था और अब तू भी। राजीव बोला, क्या माँ? खाना खाने को ही तो कहा है। नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे तो खाने दो। आने की देर नहीं हुई, फालतू में ड्रामा करने लगी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे शांति से खाना खाने दो। मैं तो बैठी की बैठी रह गई। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे हाथ पैर ही सुन्न पड़ गई। बहू की तेज आवाज से मैं बुरे सपने से जाग गई। पर काश वह सपना होता। वह तो एक डरावना सच था। इतना बोलते बोलते रमा जी फफक फफक कर रोने लगी। उनकी सहेली ने उन्हें शांत कराया, पानी पिलाया और कहा, रमा मुझे पूरी बात बताओ, तभी शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। रमा जी थोड़ा शांत हुई और बोली, बड़ी बहू के यहाँ से उठकर मैं ऊपर छोटे बेटे के पास गई। मुझे पहले ही डर लग रहा था, फिर भी मैं हिम्मत करके छोटे बेटे के पास गई। दरवाज़ा खुला था तो मैं आवाज़ देकर अंदर चली गई। छोटी बहू ने लाकर रोटियां दे दी। मैंने पहले टुकड़ा मुंह में डाला ही था कि रौनक भी कमरे से बाहर आया और बोला, माँ आप यहाँ कैसे? अपने बेटे के इस सवाल को सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू लिए मैं बोली, बेटा तुम पूछ रहे हो यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने कह दिया यहाँ से जाओ, तो मैं जाऊँ कहाँ? तो छोटी बहू ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लें फिर बात करना। छोटी बहू फिर भी ठीक थी, लेकिन पति के आगे बहू ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। अब बड़ी बहू ने तो बिल्कुल हाथ झाड़ दिया। दोनों वक्त का खाना छोटी बहू के पास ही खा लिया करती थी, थोड़ा बहुत बनाकर दे देती थी। फिर आज सुबह जब सिटी से मैं ऊपर जा रही थी कि तभी रौनक की आवाज़ आई। वह अपनी पत्नी से लड़ रहा था और कह रहा था कि तुम ही ज़्यादा रईस हो रही हो, बड़ी भाभी को देखो और कुछ सीखो। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और माँ को हमारे माथे पर दिया। अरे हमारे पहले से ही बहुत खर्चे हैं। छोटी बहू ने कहा, तो फिर इसमें माँ जी की क्या गलती है? वह कभी हमारे तो कभी तुम्हारे बड़े भाई के घर के दरवाजे पर खड़ी रही बस। जाने कैसा बेटे हैं, पैसों के भूखे। इतना सुनते ही रौनक ने छोटी बहू पर हाथ उठा दिया। मार के डर से बेचारी चुप हो गई और मैं वहीं से वापस आ गई। दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे कारण उस बेचारी को और मार पड़ गई और बड़ी बहू ने तो दरवाजे से कहकर यही भगा दिया, हमसे अपने खर्चे तो पूरे होते नहीं है, तुम्हारे खर्च कौन उठाएगा? बात दो रोटी की हो तो देखा भी जाए, तुम्हारे तो खर्च भी कम नहीं है। सड़क पर किसी को 2 रोटी देनी हो तो देकर घर आ जाओ, और तो कोई खर्चा नहीं। लेकिन आपके कपड़ों का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा हमसे नहीं हो पाएगा। जैसा भी हो आप नीचे ही रहा करो, यहाँ मत आया करो। आ जाती हो तो खाना देना ही पड़ता है। रमा जी लंबी सांस लेती ही बोली, पता नहीं बहन, जीवन में और क्या क्या दुख देखना बाकी है, जो अब भूख से तड़पने के बाद भी प्राण नहीं निकलते हैं।
अब उनकी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वहीं बैठ गई। तभी उनकी मित्र ने उन्हें उठाया और उन्हें पहले सांत्वना दी और बोली, देखो रमा, यदि ऐसे हार कर बैठ जाओगी तो सच में अभी ना जाने तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा। लेकिन यदि तुम गलत के खिलाफ आवाज उठाती हो तो तुम अपना बचा कुचा जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। तुम्हारी बहू बेटी को सबक सिखाने का एक तरीका है मेरे पास, पर पहले तुम्हारे पास जो भी जमीन की कागज है वह यहाँ लेकर आओ, फिर इसका कोई उपाय खोजते हैं। पर पहले मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। रमा जी और उनकी मित्र वहीं पास के ठेले पर गई और रमा जी की मित्र ने उन्हें भर पेट खाना खिलाया। शाम का खाना पैक करा दिया और फिर दोनों अपने अपने घर निकल गए। अगले दिन रमा जी सभी कागजात लेकर पार्क में पहुंची और देखा उनकी मित्र पहले से ही वहीं खड़ी थी और साथ में एक वकील साहब भी खड़े थे। रमा जी की मित्र पहले ही वकील साहब को सभी हालातों के बारे में बता चुकी थी। वकील साहब ने वहीं बैठकर कागज देखे और कहा, अरे ये हुई ना बात, अब ये बताइए ये कागज किस प्रॉपर्टी के हैं। वह बोली, हमारे मकान के कागज हैं। वकील ने कहा, फिर तो आपकी बहू और बेटों को आप अपने इशारों पर नचा सकती हैं। वकील के साथ मिलकर अपनी मित्र की सहायता से रमा ने कागजी कार्रवाई शुरू की और वकील रमा जी को लेकर उनके घर पहुंच गया। साथ में उनकी मित्र भी थी। वकील के आने से सभी लोग थोड़ा चौंक गए कि तभी वकील के पीछे पीछे रमा जी अंदर आई। उन्हें वकील के साथ देख बहू बेटे चौंक गए। बहू बोली, माँ ये सब क्या है, आप वकील के साथ? रमा जी बोली, हाँ बेटा, वकील के साथ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पास और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। जब जायदाद की बारी आई तो दौड़कर दोनों मेरे पास अपना हक मांगने आ गए और जब अपना फर्ज निभाने की बात आई तो दोनों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस बंटवारे में पैसा, घर और जमीन तो दोनों को चाहिए थी, है ना? यह मत भूलो कि यह जमीन जिस पर यह घर है आज भी वह मेरे पति की है, जिस पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। तभी बड़े बेटे राजीव ने कहा, नहीं माँ, इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जब बाबूजी जिंदा थे तो उन्होंने यह घर मेरे नाम कर दिया था। चौंकते हुए रौनक उसे देखने लगा। राजीव ने उसे कहा था कि माँ के बाद दोनों भाई प्रॉपर्टी आदि आदि बांट लेंगे, और जबकि यह घर वह पहले ही हत्या चुका था। रमा जी को फिर से एक बार झटका लगा कि तभी वकील साहब आगे आते हुए बोले, मिस्टर राजीव, ये घर पहले कभी आपके नाम आ गया होगा, लेकिन आपके बाबूजी ने मरने से पहले ये घर भी अपनी पत्नी रमा जी के नाम कर दिया था। साथ ही यह भी लिखा था कि यदि रमा जी की मृत्यु अचानक किसी दुर्घटना या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या की जाती है तो यह प्रॉपर्टी अनाथाश्रम में दान कर दी जाए। यह सुनते ही सभी हक्का बक्का रह गए। तभी वकील ने कहा, खैर ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आंटी जी शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन आपके पति को अंदाजा था कि उनकी औलाद कितनी घटिया हो सकती है। इसलिए आपकी सुरक्षा की चिंता करते हुए उन्होंने ही मरने के कुछ दिन पहले ही यह सब करवाया था, क्योंकि उनके मरने की जो तारीख आपने बताई है उससे 2 दिन पहले ही वसीयत बदली गई थी। और हाँ आंटी जी, ये घर आपका है। आप चाहे तो किराए पर उठा सकती हैं और चाहे तो खाली पड़ा रहने दें। चाहे तो अपने दुश्मनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता। इतना सब झेलने के बाद रमा जी पहले वाली शांत और सीधी सी महिला नहीं रही, जो कुछ ना बोल सके। अपने अधिकार के लिए लड़ना अब उन्होंने शुरू कर दिया था, तो वह अपनी औलाद को सबक सिखाए बिना पीछे नहीं हटने वाली थी। वह बोली, कल सुबह तक मुझे ऊपर के दोनों फ्लोर खाली चाहिए, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। इतना सुनते ही रौनक अपनी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, कुछ समय के लिए भैया की बातों में आ गया था।
जब उन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। रमा जी बोली, मुझे अब उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे कल सुबह तक दोनों फ्लोर खाली चाहिए। तभी राजीव भी अपनी माँ के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। माँ प्लीज हमें माफ कर दो, आखिर हम कहाँ जाएंगे? अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो तब? रमा जी बोली, जब मुझे 2 रोटी देना तुम्हें भारी लग रहा था तब तुमने सोचा था कि माँ कैसे खाएगी, कहाँ से लाएगी? नहीं ना। लेकिन मैं फिर भी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि अपने पोते पोतियों को दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दूं। अगर चाहो तो वापस तुम लोग नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो सकती हो, पर ऊपर वाले फ्लोर तो मुझे खाली ही चाहिए। अब रमा जी ने एक फ्लोर को 10,000 रुपये महीने किराए पर चढ़ाया और नीचे वाले फ्लोर पर खुद रहने लगी। बहू बेटे को सबसे ऊपर वाले दोनों कमरों में से एक एक कमरा दिया जाए जहां पानी की पाइपलाइन भी चालू नहीं थी। अब वह मजे से नीचे रहती। वे 10,000 रुपये चाहकर भी खर्च नहीं कर पाती थी। खाना बनाने वाली रखी, इसे 1,000 बढ़ाकर दे देती तो वहीं झाड़ू बर्तन और कपड़े कर जाती। एक इंसान का काम ही कितना होता है। अच्छा खाती, अच्छा पहनती थी। वही बड़ी बहू बेटा जब नीचे से ऊपर 2 मंजिल पर पानी ढोते तो उन्हें देखकर बहुत दुख होता, किंतु कलेजे पर पत्थर रखकर कहती, यह फर्श गंदा मत करना, आराम से जाओ। अपनी माँ का यह बदला रूप देखकर दोनों बेटे और बहू बिल्कुल दंग रह गए। आश्चर्य तो छोटी बहू को भी था, लेकिन वह जानती थी कि एक न एक दिन कुछ तो होगा, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है जो कि पार हो चुकी थी। महीनों तक ऊपर पानी ढोते ढोते सबकी अकल ठिकाने पर आ गई तो बड़ी बहू भी अब तो आकर हाल चाल पूछ जाती, कभी कभी आकर पैर दबाने लगती। धीरे धीरे सब लाइन पर आ रहे थे। रमा जी ने थोड़ी रियायत बरती और उन्हें नीचे रहने की परमिशन दे दी। अब तो उनके सभी बच्चे उनके आगे पीछे नाचते रहते, खूब सेवा करते। इससे रमा जी खुश थी और जब माँ बाप का रवैया बदला तो पोतों को भी अकल आ गई। वह भी दादी की इज्जत करने लगी और बस इतना ही रमा जी के लिए काफ़ी था। दोस्तों, बूढ़े माता पिता को क्या चाहिए होता है? 2 वक्त की रोटी, प्यार से मिली सब्जी से मिलने या चटनी से। यदि बच्चों का प्यार मिले तो वह सब खुशी खुशी खा लेंगे। उन्हें किसी और चीज़ का लालच नहीं होता सिवाय आपके प्यार और इज्जत के। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।